नमस्कार साथियों, बटनेर हिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान का एकीकरण, और एकीकरण में अपनी एक क्लास पढ़ चुके थे जिसमें ये पढ़ा था कि एकीकरण से पहले अपने राजपूताना की ये भारत की क्या स्थिति थी। उसके बाद अगर आगे बात करें अपनी, तो आगे अपने ये पढ़ना है कि भारत सरकार के द्वारा उस समय क्या प्रयास किए गए थे। लेकिन भारत सरकार के साथ साथ अपने ये भी पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के यहाँ से जाने के बाद या जाने से पहले क्या स्थिति थी, किस प्रकार की कार्यवाही अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी। चलिए, तो अगर मैं बात करूं ब्रिटिश प्रधानमंत्री या ब्रिटिश संसद की, तो बात शुरू होती है 20 फरवरी से। 20 फरवरी और 20 फरवरी 1946 को, इसमें ये कहा गया, 20 फरवरी 1947 को, एक मिनट, मैं वो थोड़ा सा पहले वाली बात बोल गया। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री था एटली, और एटली ने ये घोषणा कर दी कि हम जून 1948 से पहले भारत की सत्ता भारत के लोगों को या भारत सरकार को सौंप देंगे। यानी अंग्रेजों के यहाँ से चले जाने की बात हो रही थी, और ये बात की थी प्रधानमंत्री एटली ने। अब इसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे थे कि भारत को सत्ता किस प्रकार से वापस हस्तांतरित करनी है, क्योंकि उनका ये मकसद था कि जिस प्रकार से देशी रियासतों से सत्ता ब्रिटिश क्राउन ने ली थी या कंपनी ने ली थी, उसी प्रकार से हम भारत की सत्ता जो है वो वापस देशी रियासतों को सौंपेंगे। अच्छा, इटली की इसी घोषणा के साथ साथ ये भी घोषणा की गई कि भारत का जो गवर्नर जनरल था बेवेल, उस बेवेल के स्थान पर अब माउंटबेटन को नियुक्त किया जाएगा। माउंटबेटन को भारत का गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। ये इस प्रधानमंत्री एटली की घोषणा में था। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लगभग 20वें और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन को भेज दिया गया। मार्च 1947 के आसपास माउंटबेटन ने भारत में पदभार ग्रहण किया था, 1947 मार्च। और ये ब्रिटिश सरकार के 20वें गवर्नर जनरल थे, और साथ ही इन्हें अंतिम वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। और माउंटबेटन को ही ये सारे के सारे अधिकार सौंपे गए थे कि किस प्रकार से भारत की सत्ता भारतीयों को वापस देनी होगी। भारत में रहने के बाद माउंटबेटन ने भारत के उस समय के जितने भी प्रमुख नेता थे, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, जितने भी जो उस समय के राजा महाराजा थे, उन सभी के साथ गहन विचार विमर्श किया। और काफ़ी विचार विमर्श के बाद उन्होंने अपना एक प्रस्ताव तैयार किया था, और उस प्रस्ताव को ब्रिटिश संसद में भेजा। अच्छा, एक बात यहाँ ये भी गौर करने वाली है कि खुद माउंटबेटन ये मान रहे हैं कि भारतीयों को सत्ता वापस देना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है कि भारत की सत्ता किसको दी जाए। ये बड़ा उस समय का बड़ा प्रश्न था, क्योंकि देसी राजा महाराजा ये प्रयास कर रहे थे कि समस्त सत्ता जो है वो वापस देसी रियासतों को दी जाए। इसके अलावा उस समय जो भारत सरकार थी, कैबिनेट मिशन के बाद जो मंत्रिमंडल बना था, भारत सरकार ये प्रयास कर रही थी कि भारत की जो सत्ता है वो भारतीय सरकार को दिए जाए। वो सारे के सारे अधिकार कंपनी से या क्राउन से वापस भारत सरकार को मिलने चाहिए। इसमें अगर अपने एक व्यक्ति की बात करें तो माउंटबेटन का एक सहयोगी भी था जिसका नाम था इसमे, और इसमें ने उस समय का ये एक वर्णन किया है। इसमें ने कहा है कि माउंटबेटन ने जहाज की कमान उस समय संभाली थी जब जहाज बीच समुद्र में फंस गया था, उसमें आग भी लगी हुई है और उसमें बारूद भी भरा हुआ है। ये बात करने वाला था माउंटबेटन का सहयोगी इसमें। खैर, माउंटबेटन ने गहन विचार विमर्श किया। उसके बाद अपना एक प्रस्ताव तैयार किया, और उस प्रस्ताव में सभी राजनीतिक पार्टियों से राय ली गई। जो प्रस्ताव माउंटबेटन ने भेजा था वो 3 जून को जो प्रस्ताव माउंटबेटन ने भेजा ब्रिटिश संसद को, उसे 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को इस प्रस्ताव को वेरीफाई कर दिया गया, एक्सेप्ट कर दिया गया, और इस पर हस्ताक्षर हो गए, यानी इसे स्वीकार कर लिया गया। और ये अब प्रस्ताव पारित भी हो गया। पारित होने के बाद 3 जून 1947 को 2-3 बातें कन्फर्म हो गई। पहली बात तो ये कि 15 अगस्त 1947 को
भारत आज़ाद कर दिया जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा आज़ाद कर दिया जाएगा। और यहाँ यह भी ध्यान रखनी है कि देशी रियासतों पर जो ब्रिटिश प्रमोचता यानी प्रभुत्व है, वो वापस से उन्हें दे दिया जाएगा। यानी ब्रिटिश सरकार ने जिस प्रकार से, चाहे वो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों से जिस प्रकार से सत्ता प्राप्त की थी, उसी प्रकार से उन्हीं को वापस दे दी जाएगी। दूसरा इसमें यह था कि भारत का विभाजन होगा, भारत का विभाजन होगा, और जो देशी रियासतें हैं वो भारत या पाकिस्तान किसी में से मिल सकती है। इसके अलावा वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। ये बातें कन्फर्म हो गई। अब यहाँ पर देशी रियासतों के राजाओं पर एक प्रकार से ये वज्रपात के समान था, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल में थे कि स्वतंत्र अस्तित्व वो रखें तो रखें कैसे। क्योंकि उस समय की अगर भारत की स्थिति की बात करें तो एक और जहाँ भारत सरकार एक भारत को बनाने की बात कर रही थी, वहीं जो देशी रियासतों की जनता थी वो भी संपूर्ण भारत में विलय होना चाहती थी। अब ये देशी रियासतों में बड़ा एक ये भी कह सकते हैं कि देशी रियासतें इस समय पृथकतावादी प्रवृत्ति को विकसित कर रहे थे। खैर जैसे भी है, आगे इस प्रस्ताव के बाद अगला एक अधिनियम पारित हो गया जिसे कहा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के जो धारा 8 थी, उस धारा 8 में भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा थी। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का जो प्रभुत्व है वो अब समाप्त हो गया है भारत से, और वापिस से ये जो प्रभुत्व है ये देशी रियासतों को सौंप दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर भी दो प्रकार की जो विचारधारा थी वो विकसित हो रही थी। जहाँ भारत सरकार ये समझ रही थी कि ब्रिटिश सरकार ने जो प्रभुत्व दिया है, जो अपनी प्रभुत्ता सौंपी है, सर्वोच्चता सौंपी है, वो भारतीय जनता में निहित है। इसके विपरीत देशी रियासतें ये प्रयास कर रही थी कि भारतीय जनता में ना होकर वो प्रभुत्व उन्हें वापिस से राजाओं को मिल गया था। ठीक है, अब इस समय की इस धारा में ये भी लिखा हुआ था कि देशी रियासतें भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्र किसी भी रूप में रह सकती है। और इस समय की अगर भारत की बात करें तो अधिकांशतः हिंदू राज्य थे। समस्त जो देशी रियासतें थी वो लगभग हिंदू थी, 2-4 को छोड़कर। अब राजपुताना की बात करें उस समय, तो राजस्थान में उस समय एक रियासत, केवल एक टोंक का नवाब जो था वो मुस्लिम था, लेकिन वहां की जो जनता थी वो अधिकांशतः हिंदू थी। ठीक है, अब ये हो गया। अब विभाजन के समय अगर कुल रियासतों की बात करें तो वो थी 562। कुल रियासतें थी 562, और इनके साथ 3 केंद्र शासित प्रदेश भी थे। ठीक है, इन 562 रियासतों का विलय करना है, और इन 562 रियासतों के विलय से संबंधित अब देखा जाए तो एक तो भारत अपना प्रयास कर रहा है, और दूसरी ओर पाकिस्तान में जिन्ना भी ये प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देशी रियासतें हैं वो पाकिस्तान में विलय हो जाए, या फिर जिन्ना का ये भी प्रयास था कि अगर भारतीय संघ को कमज़ोर करना है तो वो अधिकांश रियासतों को ये भी प्रेरित कर रहे थे कि वो स्वतंत्र अस्तित्व अपना रख सकते हैं। जैसे जिन्ना ने विशेष रूप से राजपुताना के राज्यों के बारे में कहा था कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग के भी विरोधी है और इसके अलावा देशी रियासतों के भी विरोधी है। ये बात जिन्ना फैला रहे थे। तो वो ये भी कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान के साथ राजपुताना का विलय हो जाता है तो उन्हें पूरी स्वतंत्रता होगी। ठीक है, वो किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। खैर ये बातें अपने आगे करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब माउंटबेटन को 20वीं और अंतिम प्रतिनिधि के रूप में भेजा, तो बाद में जब भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होने के बाद भी जो पहला गवर्नर है वो माउंटबेटन को ही बनाया था। तो कहीं ना कहीं माउंटबेटन का झुकाव भी भारत सरकार की ओर हो रहा था। वहीं दूसरी ओर जिन्ना का जो रियासती विभाग था उसमें कोरफील्ड को रियासती विभाग का प्रमुख बनाया गया, और कोरफील्ड और जिन्ना मिलकर ये षड्यंत्र कर रहे थे कि भारतीय संघ को किस प्रकार से कमजोर किया जाए। हालांकि जिन्ना और कोरफील्ड के अलावा भोपाल का जो नवाब था हमीदुल्ला, वो भी प्रयास कर रहा था कि अधिकांशतः भोपाल का विलय भी पाकिस्तान के साथ हो जाए, और भोपाल और पाकिस्तान के बीच में जितने भी जो बीच की रियासतें आ रही है, वो चाहे अपने इंदौर हो, बड़ौदा हो, या अपने उससे आगे बात करें तो चाहे उदयपुर हो, जोधपुर हो, ये सारी जैसलमेर वगैरह, ये सारी रियासतें उसमें आ जाए। हालांकि भोपाल के इस षड्यंत्र में
भोपाल नवाब के षड्यंत्र में सबसे ज्यादा दिक्कत जो थी वो एक तो उदयपुर को लेके थी, क्योंकि उदयपुर या मेवाड़ रियासत की देशभक्ति पर तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं, तो वो तो ये कन्फर्म ही है कि पाकिस्तान में विलय उनका नहीं होगा। लेकिन वो ये प्रयास कर रहे थे कि अगर किसी भी प्रकार से राजपूताना की रियासतें पाकिस्तान में मिल जाती है तो भोपाल को भी विलय कर लिया जाएगा। अब इस समय माउंटबेटन जो था, माउंटबेटन खुद इंग्लैंड में राज परिवार से संबंधित था, तो भारतीय राजा ये सोच रहे थे कि अगर माउंटबेटन खुद राजा है तो वो भी राजाओं की ही पक्ष की बात करेगा। बाद में माउंटबेटन ने पटेल को ये सुझाव दिया कुछ बातों को लेके। माउंटबेटन ने कहा कि अगर भारत सरकार देशी रियासतों से उनकी पदवियां न छीने, पहली बात पदवियां न छीने, दूसरी बात उनके महल ना छीने, उन्हें गिरफ्तारी से मुक्त रखा जाए, इसके अलावा उन्हें प्रिवी पर्स की सुविधा भी मिले, इसके अलावा अंग्रेजों से उनको जो भी सम्मान प्राप्त हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन न डाले। अगर ये कुछ प्रमुख बातों को अगर रहने दिया जाए राजाओं के पास तो अधिकांश राजाओं के साथ वो बात कर लेंगे। तो बदले में पटेल ने भी ये बोल दिया कि अगर समस्त रियासतों को भारत की झोली में डाल दिया जाता है तो मैं ये सारी बातों को स्वीकार कर लूंगा। ठीक है, अब इस समय जिन्ना की क्या स्थिति थी? देखो, जिन्ना के पास इस समय केवल और केवल 3 राज्यों की सीमा थी, यानी जो पाकिस्तान बन रहा था उसमें केवल 3 राज्य आ रहे थे। जिन्ना ने जो रियासती विभाग बनाया उस रियासती विभाग का प्रमुख बनाया गया कोरफील्ड को। तो 1 नंबर जिन्ना, 2 नंबर कोरफील्ड और तीसरा इनका प्रमुख सहयोगी था भोपाल का नवाब, और नवाब का नाम था हमीदुल्ला खां। हमीदुल्ला खां, ठीक है। तो इस समय भारत में जब भारत सरकार रियासतों के प्रति एक कठोर रुख को अपना रही थी, उसके विपरीत जिन्ना बड़ा नर्म रुख अपना रही थी। तो जिन्ना ने नर्म रुख अपनाया, सभी रियासतों के राजाओं के साथ वो बात करने का प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा जिन्ना का ये भी एक प्रचार का माध्यम बना कि वो कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे कि कांग्रेस रियासतों के खिलाफ है, वो रियासतों की जो स्वतंत्रता है उसको हनन कर लेंगे, उस स्वतंत्रता का, राजाओं की स्थिति ये हो जाएगी वो हो जाएगी, इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे। और जिन्ना का जो वास्तविक जो झुकाव था वो राजपूताना की ओर था उस समय, क्योंकि राजपूताना के अधिकांश शासक शक्तिशाली भी थे उस समय और बड़े राज्य थे, तो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को हड़पने के चक्कर में ये प्रयास जिन्ना कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा इस समय अगर दूसरी ओर अपनी बात करें कि राज्यों का क्या इस समय सिस्टम बन रहा था, तो विशेष रूप से अगर अपने जोधपुर की बात करें तो जोधपुर का शासक जो था वो ये देख रहा था कि अगर कोई रियासत विद्रोह कर रही है तो उसके लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। इस समय विद्रोह भी हुए, जैसे अपने बात करते हैं बड़ौदा रियासत। बड़ौदा रियासत का शासक था सर प्रताप सिंह। इस समय बड़ौदा रियासत और इसका शासक था सर प्रताप सिंह, राजा था। ठीक है, तो प्रताप सिंह ने भारत सरकार को अपना एक पत्र भेजा, उसमें यह कहा गया प्रताप सिंह के द्वारा कि अगर उसे भारत संघ का राजा स्वीकार नहीं किया गया या उसकी शर्तों को नहीं माना गया तो वो भारत के साथ विलय नहीं करेंगे, ना ही विलय करेंगे। और बड़ौदा के पास में जो एक रियासत थी जिसको जूनागढ़ कहा गया, जूनागढ़ भी इस समय विद्रोह के मूड में थी, विद्रोह हो रहा था। तो बड़ौदा के प्रताप सिंह ने कहा कि वो ना तो भारत संघ में मिलेंगे जब तक उसे राजा नहीं स्वीकार किया जाता या उसकी बातों को नहीं माना जाता, और न ही वे जूनागढ़ के विद्रोह को दबाने में सहयोग देंगे। और हालांकि पहले भी अपने बात की है कि इस समय भारत सरकार रियासतों के प्रति बड़ा कठोर रुख अपना रही थी, तो भारत सरकार ने अपना एक कठोर रुख अपनाया और बड़ौदा रियासत का जो संघ बना हुआ था वहां पर इन रियासतों ने एक संघ बनाया था। जैसे अपने आगे बात करेंगे कि राजपूताना के शासकों ने भी अपना एक संघ बनाने का प्रयास किया था, तो उसी प्रकार का एक संघ बना रहे थे। तो भारत सरकार ने उस संघ को समाप्त कर दिया। इसके अलावा सर प्रताप सिंह को हटा दिया गया और सर प्रताप सिंह के साथ के स्थान पर इनका पुत्र था फतेह सिंह। फतेह सिंह को बड़ौदा रियासत का शासक बना दिया। अब जैसे ये कठोर रुख अपनाया तो रियासतों को पता चल गया कि भारत से
स्वतंत्र रहना मुश्किल है। अगर वो रह भी लेंगे तो जो विद्रोही जनता है वो नहीं रहने देगी। इससे तो अच्छा है कि विद्रोही जनता का शासक बनने से तो बढ़िया है कि भारत सरकार के पक्ष में मिल जाए। तो इस विद्रोह का और भारत सरकार ने जो कदम उठाया उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और भारत की जनता ने भी इसमें सहयोग दिया था। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं देखो तथ्य वो लेके आया हूँ जो अभी पीएचडी के लिए मैं जो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित मैं तैयार कर रहा हूँ उसका। ये बातें हो गई तो ये स्थिति बनी हुई थी। हालांकि माउंटबेटन ने देशी रियासतों को ये एक प्रकार से चेतावनी भी दे दी थी कि आप जो ये मानते हैं कि हमारे पास सेना है, हमारे पास जो शस्त्र वगैरह है, तो वो बहुत पुराने हो चुके हैं, ऐसा कोई कदम न उठाएं तो वो अच्छी बात होगी। खैर, इसके बाद 5 जुलाई 1947 और 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार ने एक रियासती विभाग का गठन कर लिया। रियासती विभाग, इस रियासती विभाग का गठन कर लिया और इस रियासती विभाग का अध्यक्ष जो बनाया गया वो सरदार पटेल को। सरदार पटेल उस समय के महान व्यक्तित्व था ये, जिनकी बोलने की क्षमता और इनका व्यक्तित्व बड़ा शानदार था। ठीक है, वही इनका सहयोग करने के लिए जो सचिव का पद है, सचिव और सहयोगी के रूप में वीपी मेनन को नियुक्त किया। और वीपी मेनन इनका हालांकि दिमाग एक प्रकार से इनकी थोड़ जो थी वो लचीलापन लिए हुए थी, इनका लचीला दिमाग बड़ा कुछ करने को आतुर था। और वीपी मेनन वो व्यक्ति था जो एकमात्र व्यक्ति था जो रियासतों की समस्याओं को सुलझा सकता था। खैर, जब ये सब चल रहा था तो वीपी मेनन ने सरदार पटेल को सुझाव दिया कि अपनी रियासतों के साथ जो बात करेंगे उसमें केवल अपने 3 क्षेत्रों की बात करेंगे कि इन 3 क्षेत्रों की समस्त शक्ति अगर वो भारत संघ को दे देते हैं तो जो आंतरिक प्रशासन है वो उनका बना रहेगा और न ही वो किसी भी रियासत की आंतरिक जो स्थिति है उसमें दखल देंगे। ये 3 क्षेत्र कौन से थे? देखो, पहला क्षेत्र था संचार, दूसरा प्रतिरक्षा और तीसरा था विदेश नीति। अगर ये 3 क्षेत्र समस्त भारत सरकार को सौंप देते हैं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इन 3 विषयों के रूप में लेके सरदार पटेल ने राजाओं के साथ बात भी की। इसके अलावा सरदार पटेल ने एक ये चुनौती भी देनी शुरू कर दी कि आप अगर ये मानते हो कि ब्रिटिश सरकार ने सर्वोच्चता हमें दी है तो ऐसा नहीं है, ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को समस्त सर्वोच्चता दी है। ठीक है, इसके अलावा जब 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हो गया, उसके बाद 25 जुलाई 1947 और इस दिन दिल्ली में नरेंद्र मंडल की बैठक हुई। सम्मेलन कह सकते हैं अपने, नरेंद्र मंडल का सम्मेलन। नरेंद्र मंडल को चैम्बर ऑफ प्रिंसेप भी कहा जाता है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेप, जिसमें समस्त जो राजा महाराजा हैं वो इसके सदस्य हुआ करते थे। इस समय जो नरेंद्र मंडल का सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन की अध्यक्ष, इसका जो उस समय चांसलर था, हालांकि पहले चांसलर महाराजा गंगा सिंह थे और जब ये सम्मेलन हुआ इसमें चांसलर थे महाराजा पटियाला। और महाराजा पटियाला खुद स्वतंत्र रहने का प्रयास कर रहे थे और कोरफील्ड को लंदन भेजने में इन्हीं की प्रमुख भूमिका थी। देखो, समस्त राजाओं को अपने पक्ष में करने के लिए जो कोरफील्ड प्रयास कर रहे थे तो लंदन भेजने में मुख्य भूमिका थी। ठीक है, महाराजा पटियाला इस समय चांसलर थे और इस सम्मेलन में लगभग 75 राजाओं ने या उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और वैसे देखा जाए तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बुलाया गया ये अंतिम अधिवेशन भी अपने कह सकते थे। ठीक है, इस सम्मेलन को संबोधित किया था माउंटबेटन ने उस दिन अपनी जो नौसेना वाली पोशाक थी, सफेद पोशाक जिसमें बड़े आकर्षक लग रहे थे, वो पहन के आए थे और कहा जाता है कि अपनी वाणी शेर और जितने भी इनके पास तीर कमान थे वो सारे के सारे बाण इन्होंने चला दिए। हालांकि नरेंद्र मंडल से पहले राजाओं को ये
ये आभास था कि कहीं ना कहीं माउंटबेटन उन्हीं के पक्ष की बात करेंगे, लेकिन माउंटबेटन ने अधिकांश राजाओं को भारत के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, तो ये नरेंद्र मंडल हो गया। इस नरेंद्र मंडल के बाद एक वार्ता समिति का गठन किया गया। इस नरेंद्र मंडल में एक वार्ता समिति का गठन किया गया। वार्ता समिति, इस वार्ता समिति को बाद में दो भागों में बांट दिया, या दो अपने उप समिति कह सकते हैं। एक, इस पूरी वार्ता समिति में 10 राजा शामिल थे और 12 दीवान यानी अन्य जो राज्य हैं उनके दीवान भी थे, यानी कुल 22 लोगों की ये वार्ता समिति बनाई गई और इन्हें बाद में दो उप समितियों में बांटा गया, 1 और 2 में। ठीक है, एक उप समिति को ये कार्य दिया गया कि आप जो प्रपत्र तैयार होने हैं, रियासतों के विलय से संबंधित 2 प्रकार के जो प्रपत्र तैयार होने हैं, पहले का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसको अपने विलय पत्र भी कह सकते हैं, विलय पत्र। ठीक है, और इसी प्रकार से एक बनाया गया जो प्रपत्र तैयार किया गया उसका नाम था स्टैंड सील एग्रीमेंट, जिसको अपने एक प्रकार से यथास्थिति समझौता भी कह सकते हैं, यथास्थिति समझौता। ये जो समिति बनाई गई, दोनों उप समितियां, ये बनाई गई थी 25 जुलाई 1947 को, और इन्हीं उप समितियों के द्वारा जो ये प्रपत्र तैयार किए गए, ये 31 जुलाई को तैयार किए गए, यानी 7 दिन में ये प्रपत्र तैयार किए थे। अब इनका मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब है कि विलय पत्र, जो बड़े राज्य हैं जिनसे पूर्ण अधिकार लिए जाने हैं उनको इस पर हस्ताक्षर करने थे, और जो छोटे अपने तालुका कह सकते हैं, जिसको अपने जागीर भी कह सकते हैं एक प्रकार से। देखो ये क्या है, 1943 के आसपास जो छोटे तालुका क्षेत्र थे, यानी छोटे छोटे राज्य थे, उनको एक समझौता हुआ था, एक योजना आई थी संलग्नता, उस योजना का नाम था संलग्नता योजना। ठीक है, और उस योजना में 1943 में जो छोटी जागीरें थी उनको बड़े राज्यों के साथ जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो जो छोटी रियासतें थी उनको यथास्थिति समझौते पर हस्ताक्षर करने थे, क्योंकि इनका विलय बाद में भी हो सकता है। लेकिन जो बड़ी रियासतें हैं, जैसे मेवाड़ हो गया, उदयपुर हो गया, उदयपुर और मेवाड़, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, जयपुर है, या अन्य भी भारत के जितने भी क्षेत्र की जो बड़ी रियासतें हैं उनको विलय पत्र में जोड़ने का प्रयास किया जाने लगा। तो 2 प्रकार के प्रपत्र तैयार किए गए। इसका दूसरा मतलब भी है कि विलय पत्र का मतलब है कि पूर्ण अधिकार भारत सरकार को सौंप देना, पूर्ण रूप से विलय हो जाना। और यथास्थिति समझौते का मतलब है कि एक बार के लिए जो स्थिति है वो उसी में रहे, यानी वो पाकिस्तान के साथ ना मिल जाए। ठीक है, तो ये जो 2 प्रपत्र तैयार किए गए ये इसी नरेंद्र मंडल की उपज है। ठीक है, तो 2 प्रपत्र तैयार हो गए और ये 31 जुलाई तक तैयार हो गए। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को अपने एक बार यहीं विराम देंगे, क्योंकि आगे फिर मेरा आगे टाइम हो गया ऑफलाइन क्लास के लिए। ठीक है, धन्यवाद।